गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। मैं कुरार गांव मनपा माध्यमिक हिंदी शाला क्रमांक 2 मलाड पूर्व से रीना देवी यादव। आज हम कक्षा 9वीं कुमार भारती के दूसरी इकाई का पहला पद या पहला कविता कहेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई का पहला पद है वसंत वर्षा, जिसके कवि हैं पद्माकर भट्ट जी। पद्माकर भट्ट जी, इनका सबसे पहले हम जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1753 सागर मध्य प्रदेश और मृत्यु 1833 में। इनका परिचय। पद्माकर भट्ट रीतिकालीन कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। आपने कल्पना के माध्यम से शौर्य, श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, मेलों, उत्सव, युद्धों और प्राकृतिक सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। आपकी रचनाओं में अलंकार सहज ही प्रचुरता से दिखाई देते हैं। संस्कृत, प्राकृतिक और ब्रज भाषा पर आपका प्रभुत्व था। दोहा, सवैया और कवित्व पर आपका असाधारण अधिकार था। प्रमुख कृतियां हिम्मत बहादुर, विरुदावली, जगत विनोद, यमुना लहरी, गंगा लहरी आदि काव्य ग्रंथ हैं। राम रसायन, हितोपदेश ये अनुवादित है। पद्य संबंधी में सवैया यह एक वार्णिक छंद है। इसमें 4 चरण अथवा पद होते हैं। वार्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण होते हैं। प्रस्तुत सवैया में पद्माकर जी ने वसंत और वर्षा ऋतु के विविध प्रभावों को छंदबद्ध किया है। बच्चों, जो पद या जो कविता आपके समक्ष है, उसमें कवि जी ने वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु के प्रभाव से वातावरण में क्या परिवर्तन आता है, प्रकृति में क्या परिवर्तन आता है, कितने सुंदर लगते हैं, उनका ही उन्होंने बहुत ही मनोभावी चित्रण किया हुआ है। कोलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में कलीन किलकत है। कहे पद्माकर परागन में, पौनहु में, पानन में, पीक में, पलासन पगंत है। द्वार में, दिसान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपक दिगंत है। विथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, भवन में, बागन में, बगरियो वसंत है। मल्लिक न मंजुल, मलिंद मत वारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मनसा की है। कहे पद माकर त्यों ननद नदन नदिन नित, नागर नबेलिन की नजर न साकी है। दौरत दरेर दित दादुर सु दुदेह दिह, दामिनी दमकत दिसान में दशा की है। बंदलनी बुंदनी विलो की बगुलात बाग, बंगलान बलिन बहार बरखा है। पद्माकर जी की इन 2 पदों में, पहले पद में उन्होंने वसंत ऋतु का चित्रण किया है। वसंत ऋतु में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है, और दूसरे वाले पद में उन्होंने वर्षा ऋतु के बारे में बताया है। तो हम एक एक पद के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, वर्षा ऋतु के बारे में हम जान लेते हैं। वसंत ऋतु के बारे में, वसंत ऋतु हम सभी को आनंद देने वाला होता है। भारत में वसंत ऋतु मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आता है। यह सर्दियों के 3 महीने के लंबे समय के बाद आती है, जिसमें लोगों को सर्दी और ठंड से राहत मिलती है। वसंत ऋतु में तापमान में नमी आ जाती है और सभी जगह हरे भरे पेड़ों और फूलों के कारण चारों तरफ हरियाली और रंगीन दिखाई देता है। वसंत ऋतु के आगमन पर
सब लोग वसंत पंचमी का त्योहार खुशियां से मनाते हैं। वसंत के आने पर सर्दियों का अंत होता है और सब जगह खुशहाली छा जाती है। तो चलिए पद्माकर जी का पहला पद वसंत ऋतु के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन किलकत है। कहे पद्माकर परागन में, पहुन में, पानन में, पीक में, पलासन पगंत है। द्वार देखो दीप दीपन में, दीपक दिगंत है। बिथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, वनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। इस पद के बहुत से शब्द जो हैं आप लोगों को बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहे होंगे, तो उनके शब्दार्थ हम जान लेते हैं। सबसे पहले कूलन अर्थात नदी या समुद्र का किनारा। केली एक तरह का कदम का वृक्ष होता है, पेड़ होता है। कछार अर्थात नदी के पास की जो उपजाऊ जमीन होती है उसे कछार कहते हैं। कुंज लताओं या वृक्षों के झुरमुट से ढका हुआ मंडप जैसा स्थान। कारी जमीन के छोटे छोटे टुकड़े जिसको क्यारियां भी कहते हैं। कली न खिला हुआ फूल। किलकना बच्चों द्वारा किलकारियां मारना। पराग पराग यह एक पुष्प है, पुष्परज। पौन पौन का अर्थ होता है पवन या हवा। पानन अर्थात पान का पत्ता। पीक कुहुक टूक या कोयल की जो आवाज होती है उसको हम पीक कहते हैं। कोयल को पीक कहते हैं, उसकी आवाज को। पलाश टेसू का फूल। पगना या घनिष्ठ होना। अब इस पद के भावार्थ की तरफ चलते हैं। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारियन में, कलीन में, कलीन किलकत है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर कहते हैं कि शीत ऋतु में के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है ना। शीत ऋतु मतलब ठंडी का मौसम जब खत्म हो जाता है तो वसंत ऋतु आती है। वसंत ऋतु में प्रकृति नया श्रृंगार करती है। कवि के अनुसार चाहे नदियों के किनारे हो या कदम के पेड़ हो, नदियों के किनारे की जो जमीन होती है या कुंज जो होते हैं, जो बगीचे होते हैं, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े जिसको हम क्यारियां कहते हैं, और बगीचों में, कलियों में, सभी जगह वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। कहे पद्माकर परागन में, पौनोह में, पानन में, पीक में, पलासन पगंत है। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु में हवाएं मंद मंद बहती हुई पुष्पराज की सुगंध को चारों ओर फैला रही हैं। इस ऋतु के कारण पान में, पान की पीक में तथा कोयल की कूक में लाल लाल फूलों के प्रभाव से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रकृति में ये परिवर्तन वसंत ऋतु के आगमन के कारण ही संभव हो पाया है। द्वार में, दिसान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपक दिगंत है। द्वार में मतलब हर किसी के द्वार पर। दिसान में मतलब चारों दिशाओं में या दसों दिशाओं में। दूनी में सारी दुनिया में। देश देशन में मतलब देश में और दूसरे जो देश हैं वहां पर भी। देखो दीप दीपन में, दीप मतलब द्वीप, जो द्वीप है, महाद्वीप है,
हर जगह दीपक दिगंत है। दीपक मतलब दीपक की तरह से ये वसंत ऋतु दिगंत है, उज्ज्वलित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है या शोभायमान हो रहा है। विथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। विथिन में मतलब गलियों गलियों में। कवि पद्माकर भट्ट कहते हैं कि गली गली में, ब्रज में, नववधुओं, लताओं, वनों तथा बगीचों में वसंत का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि चारों दिशाओं में वसंत की जो छटा है वो देखते ही बनती है। इसीलिए वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ऋतु राज कहा जाता है। इसीलिए हम वसंत में वसंत पंचमी त्योहार मनाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पद की तरफ चलते हैं। दूसरा पद जो है वह वर्षा ऋतु के बारे में है। भारत में वर्षा ऋतु जुलाई महीने में शुरू हो जाती है और सितंबर के आखिरी तक रहता है। ये असहनीय गर्मी के बाद सभी के जीवन में उम्मीद और राहत की फुहार लेकर आता है। इंसानों के साथ ही पेड़ पौधे, चिड़िया और जानवर सभी उत्सुकता के साथ इसका इंतजार करते हैं और इसके स्वागत के लिए ढेर सारी तैयारियां करते हैं। इस मौसम में सभी को राहत की सांस और सुकून मिलता है। पद की तरफ चलते हैं। पद्माकर जी लिखते हैं कि मल्लिक न मंजुल मलिंद मत वारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी है। कहे पद्माकर त्यों नदन नदीन नित, नागर न बेलिन की नजर न साकी है। दौरत दरेर देत दादुर सु धुंदे दिह, दामिनी दमकत दिसान में दशा की है। बंदलनी बुंदनी बिलोकी बगुलात बाग, बंगलान बलिन बाहर बरखा है। शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। मलिक, मलिक मतलब स्वामी। मंजुल अर्थात सुंदर, कूप या कुंज। मलिंद भौरे, जो फूलों पर मंडराते हैं, भौरे। मतवारे उन्मत्त या उन्मुक्त जो होते हैं। मनसा अर्थात इच्छा, अभिलाषा। मंद धीमा। मारुत अर्थात पवन। नदन स्वर करना या गर्जन करना या बड़ी नदी। नदीन समुद्र। नागर चतुर। नबेलिन नववधु, जो नव वधुएं होती हैं। नजर दृष्टि। नशा नशा। दौरत दौड़ती हैं। दरेर दे दौड़ते समय धक्का देना। दादुर अर्थात मेढक। सु अर्थात तरह। धुंधे युद्ध। दीह अर्थात बड़ा। दामिनी, दामिनी का अर्थ होता है बिजली। दमकत चमकती है। बदलनी बादलों की। बुंदनी बूंदों को। बिलो की यानी देखकर। बाग बगीचा। बंगलान बंगले। बलीन अर्थात छप्पर। बाहर आनंद। अब चलते हैं इसके भावार्थ की तरफ। मलिंक न मंजुल मलिंद मत वारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी है। कवि पद्माकर भट्ट वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस ऋतु में मलिक यानी जो स्वामी हैं, भौरे सभी उन्मुक्त हो उठते हैं। सबके मन में मंद मंद पवन के
बहने की अभिलाषा होती है। कहे पद्माकर त्यों नदन नदीन नित, नागर नबेलिन की नजर न साकी है। कवि के अनुसार जिस प्रकार से नदियां उन्मुक्त होकर सागर से मिलने चल पड़ती हैं, उसी प्रकार से चतुर नववधुओं की दृष्टि में भी नशा सा छा जाता है। दौरत दरेर दे दादुर सु दूधे दिह, दामिनी दमकत दिसान में दसाकी है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही मेढक, दादुर मतलब मेढक, धक्का मारते हुए द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़ते हैं। मतलब कि वो भी वर्षा ऋतु में बाहर निकल आते हैं तथा दिशा दिशाओं में बिजली चमकने लगती है। वर्षा के समय हम देखते हैं कि आकाश में अलग अलग दिशाओं में बिजली चमकती दिखाई देती है। बदलनी बुंदनी बिलो की बलुकात बाग, मंगलान बलिन बहार बरखा है। कवि पद्माकर कहते हैं कि बादलों की बूंदें देखकर बाग खुश हो जाता है तथा बंगलों और झोपड़ों में वर्षा की बहार आ जाती है। मतलब कि यहाँ जो वर्षा है वो झोपड़ों और बंगलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। प्रकृति हर किसी के लिए समान अपना प्रेम लुटाती है, चाहे वो बंगला हो या झोपड़ा हो। बंगलान बलिन बहार बरखा है कि वर्षा ऋतु अपने सारा प्रेम, सारा स्नेह पूरी प्रकृति पर समान रूप से देती है। ठीक है, इस तरह से हमने इसका भावार्थ भी जान लिया। अब हम आगे इसके स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। आपके किताब में पेज नंबर 56 पर कल्पना पल्लों में दिया हुआ है कि निम्न शब्दों को लेकर 4 पंक्तियों की कविताएं लिखिए। बादल, बिजली, धरती, नदी। इस तरह से आपको 4 शब्द दिए हुए हैं। उन चारों शब्दों को मिलाकर आप अपने मन से, अपनी कल्पना से कोई भी 4 लाइन की कविता लिख सकते हो। जैसे इसमें दिया हुआ है, आसमान से बादल चमके, धरती की भीगे चुनर, कड़क कड़क कर बिजली चमके, नदियां कांपे थर थर थर। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा एक प्रश्न है, वर्षा ऋतु के आगमन, वर्षा ऋतु के बाद प्रकृति का नया रूप, इस पर अपने अनुभव लिखिए। इस समय वर्षा ऋतु भी चल रही है हमारे आसपास। हम देख रहे हैं कि इस समय वर्षा ऋतु से हमको कितना अच्छा लग रहा है। तो वो अनुभव आप लोग अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है। स्वाध्याय में कविता में वर्णित इनमें से प्रभावित क्षेत्र, जैसे उन्होंने 2 पद लिखे हुए थे, पहला वसंत ऋतु और दूसरा वर्षा ऋतु के बारे में। तो कविता में वर्णित इनसे कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं? जैसे वसंत ऋतु से कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं? 4 पॉइंट आपको दिया हुआ है लिखने के लिए। पहला है, नदियों, वसंत ऋतु में नदियों के कछारों, कदम्ब के वृक्ष, कछार, कुंज, क्यारियां तथा कलियां। दूसरा है, पराग, वायु, पान, पीक, पलाश। पलाश के वृक्ष होते हैं, उनपे द्वार, दिशाएं, देश और द्वीप। द्वीप अर्थात द्वीप। गलियां, ब्रज, नववधुएं, लताएं, वन, बाग आदि। तो वसंत ऋतु का प्रभाव इन सारे क्षेत्रों पर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वर्षा ऋतु से कौन कौन प्रभावित होते हैं? स्वामी, भौरे, मंद मंद हवाएं, नदी, सागर और चतुर नवेलियां जो होती हैं, नववधुएं होती हैं।
मेढक, बिजली, बादलों की बूंद, बगीचे, बंगले तथा झोपड़े। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कविता में जो शब्द दिया गया है, इस जो है उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। जैसे पवन, पवन के लिए मारुत शब्द का प्रयोग किया है। बारिश, उसके लिए बरखा। मेढक, मेढक के लिए दादुर। पत्ता, उसके लिए पान। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका आपके स्वाध्याय लिखने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एक ही वर्ण का प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण शब्दों की रचना कीजिए तथा उनसे वाक्य तैयार कीजिए। एक ही वर्ण अर्थात एक ही अक्षर से। जैसे हमने ब लिया, तो ब वर्ण से हमने एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए, जैसे बहुत, बगीचा, ब्रज, वीथी, बरसात। ये एक ही वर्ण का प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण शब्द की रचना हो गई। अब उनसे हम एक वाक्य तैयार करेंगे। तो वाक्य हो गया, ब्रज की वीथियों तथा बगीचों में बरसात बहुत जोरों से होती है। अर्थात ब्रज की वीथियों मतलब ब्रज की गलियों में। ठीक है, ब्रज की वीथियों तथा बगीचों में बरसात बहुत जोरों से होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। द्वार में, दिसान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपक दिगंत है। लोगों के दरवाजों पर, विविध दिशाओं में, हर देश में, पूरी दुनिया में तथा प्रत्येक दीपक के टिमटिमाने के कारण चारों दिशाएं प्रकाशमान हैं। ये इसका भावार्थ आप लिखोगे इस तरह से। दूसरा है, बदननी बुंदनी बिलो की बलुगात बाग, बंगलान बलिन बहार बरखा है। मतलब कि वर्षा ऋतु में बगीचे बादलों की बूंदों को देखकर हर्षित हो उठते हैं। ये इस तरह से आप लोगों ने वसंत वर्षा का भावार्थ और उसके स्वाध्याय का अध्ययन किया। बच्चों, जब हम ये पद पढ़ रहे थे तो उस समय हमने अनुभव किया होगा कि बहुत सारे इसमें पढ़ते समय एक ही वर्ण का बार बार आवृत्ति हो रही थी, है ना। जैसे फूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन किलकत है। आपके व्याकरण में अलंकार में अनुप्रास अलंकार एक भाग है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है कि जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती रहती है। मतलब कि जहाँ एक ही पंक्ति में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन में है। और हमने देखा यहाँ पे कि क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। फूलन में क, केली, कछारन में क, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन किलकत है। तो ये क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। उसी प्रकार नीचे की भी लाइनों में हम देखेंगे, कहे पद्माकर परागन में पौनहू में, प पद्माकर में प, परागन में प, पौनहू में प, फिर पानन में, पीक में, पलासन में पगंत है। मतलब प वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे कई बार हुई है, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार। द्वार में, दिसान में, दूनी में, देश देशन में,
देखो दीप दीपन में दीपक दिगंत है। इस पंक्ति में द वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। विथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, वेलिन में, बानन में, बागन में, बगरियो बसंत है। इसमें ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। दूसरी पंक्तियों में भी उन्होंने वही लिखा है। मलिक न मंजुल मलिंद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत मुहिम मन साकी है। इसमें म वर्ण की, म अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। कहे पद्माकर त्यो नदन नदी नित, नागर नवेलिन की नजर न साकी है। इसमें न वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। दौरत दरेर दे दादुर सु दुदे दिह, दामिनी दमकत दिसान में दस्ताकी है। अर्थात द वर्ण की आवृत्ति इसमें हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। बदलनी बुंदनी बिलोक की बलुकात बाग, बंगलान बलिन बहार बरखा है। इस पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। इस प्रकार से हमने इसमें अलंकार के जो प्रकार है, उसमें पहला अनुप्रास अलंकार, उसका भी हमने इसमें अध्ययन कर लिया है। आप लोगों को बच्चों परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तुत कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए। यह आप लोगों को 6 अंकों के लिए, 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को 5 पॉइंट लिखना होता है। जैसे कवि का नाम, कविता की विधा, पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण और कविता से प्राप्त प्रेरणा। तो अगर आपको परीक्षा में ये अगर कविता दी जाती है कि वसंत वर्षा कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए, तो आप लोग किस प्रकार से लिखोगे? सबसे पहले पहला पॉइंट में आप लिखोगे कवि का नाम, पद्माकर भट्ट। दूसरा, कविता की विधा, कविता की विधा है सवैया। पसंदीदा पंक्ति, आपको जो भी पंक्ति पसंद है पूरी लाइनों में से, वो 2 पंक्ति आप लोग याद कर लोगे और उन्हीं दोनों पंक्तियों को आप लोग वहां पे लिखोगे। ठीक है। जैसे बंदलनी बुंदनी बिलो की बलुकात बाग, बंगलान बलिन बाहर बरखा है। जैसे मुझे ये पसंद पसंद है, ये पंक्ति बहुत ही सुंदर है। अब चौथे पॉइंट में आपको लिखना है कि आपको क्यों पसंद है, क्या कारण है ये पसंद होने का। तो पसंदीदा होने का कारण, पहला कारण ये है कि वर्षा ऋतु का आनंद बंगलों में रहने वालों तथा झोपड़ों और छप्परों में रहने वालों को समान रूप से मिल रहा है ना। प्रकृति किसी के ऊपर भेदभाव नहीं कर रही है कि कोई अगर अमीर है तो मैं उसके बंगले पर गिरूंगा और गरीब जो है झोपड़ों पर नहीं गिरूंगा, ऐसा नहीं करती। सभी लोगों को अपना स्नेह बराबर देती है। और दूसरी विशेषता ये है पसंद होने का, कि इन पंक्तियों में कवि ने अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इन पंक्तियों में ब वर्ण की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है ना। जैसे बंदलनी बुंदनी बिलो की बलुकात बाग, बंगलान बलिन बाहर बरखा है। तो ये ब की जो वर्ण है उसकी आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। 5वां पॉइंट में रहता है कि कविता से प्राप्त प्रेरणा। प्रेरणा अर्थात हमको इससे क्या सीख मिली। इस कविता से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि प्रकृति अपनी भेंट सबको समान रूप से देती है।
है ना? कि अपना जो स्नेह है, अपना जो प्यार है, अपनी जो भेंट है, सभी लोगों को समान रूप से प्रकृति देती है। ये हमको इन पंक्तियों के माध्यम से समझ में आता है। ठीक है? आशा करती हूँ कि सभी लोगों को पद जो है वसंत वर्षा पद्माकर भट्ट जी का अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हमने आज हमने कवि पद्माकर भट्ट जी का वसंत वर्षा, ये पद हमने इसका अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इसके भावार्थ, शब्दार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।